ये देखिए, इस इशू को अगर हमको वाकई बहुत माइन्यूटली और गहनता से अगर इसकी स्कैनिंग करनी हो तो इसके तीन पक्ष हैं। पहला तो यह कि ये आशाओं के अनुरूप बहुत सारा घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है। तो आशाएं, अपेक्षाएं और आशंकाएं, अगर इन तीन वर्गों में बांट के हम एग्जामिन करें इस विषय को, आशा के अनुरूप ऐसा है कि देखिए 2014 में जब मोदी आए उसके 1 साल या 2 साल के बाद ही जब उनका हिंदुत्व का जो हिडन एजेंडा जो है आगे बढ़ने लगा, तभी लोगों को पता चल गया था कि गलती तो हो गई है और विपक्षी एकता की बात सुगबुगाहट तभी शुरू हो गई थी। उसी समय अरुण शौरी ने एक भाषण में कहा था कि मोदी को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि सारे विपक्षी दल, जैसा आपातकाल के दौरान हुआ था 1 अगेंस्ट 1, कांग्रेस के खिलाफ सारे दल मिलकर एक कैंडिडेट खड़ा करें, तभी बीजेपी को हराया जा सकता था। खैर, उससे बात और आगे बढ़ी, लेकिन 2019 में जब दोबारा मोदी चुन के आए हैं तो उसके बाद इस विषय पे और गहनता से लोगों को जरूरत महसूस होने लगी कि नहीं, बहुत कुछ गलत हो जाएगा और विपक्षी एकता अब बहुत आवश्यक है। लेकिन जो कुछ विपक्ष का जो बिखरा हुआ स्वरूप था, उनकी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी एस्पायरेशंस थी, वो सबको देखते हुए हम ये कहें कि वो बात बड़ा कठिन लग रहा था कि आखिर कौन ये इसको विपक्ष की एकता को कौन नेतृत्व करेगा, विपक्षी एकता बनेगी कैसे, कौन उसमें रहेगा, कौन नहीं रहेगा। और इसके स्कैटर्ड अलग थलग बहुत सारे छिटपुट प्रयास फिर भी होते रहे। कभी कभी ममता बनर्जी ने सब लोगों को बुलाया, अपने पश्चिम बंगाल बुलाया, कभी नीतीश बाबू भी कहने लगे, वो जाके मिला सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से। ये बातें हम अभी यहाँ पर चर्चा कर भी चुके हैं। लेकिन साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है इस विपक्षी एकता का। लेकिन आपको याद होगा राजीव जी, कई बार इस बात पर विषय पे चर्चा भी हुई है और हम लोगों ने ये उम्मीद जगाई थी कि जब तक ये यात्रा पूरी होगी, एक तो राहुल गांधी का अपनी छवि जो है वो एकदम बदल चुकी रहेगी और कांग्रेस का जो महत्व है वो प्रतिपादित हो जाएगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस का ऐसे महत्व कभी भी तिरोहित नहीं किया गया, कभी भी लोपित नहीं था। लेकिन उसको यह था कि विपक्षी एकता में ये क्या भूमिका निभा सकती है कांग्रेस, इसका महत्व जो है ये हम लोगों को पहले से उम्मीद थी कि जब ये यात्रा पूरी हो जाएगी, जब ये श्रीनगर पहुंच जाएंगे, लाल चौक के बाद जो है एक नया परिवर्तन होगा। तो ये अब तक हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप जो है ये घटनाक्रम बढ़ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम लोग सब जानते थे कि ऐसा होगा। अब अपेक्षा क्या है नागरिकों की, लोगों की, यहां तक कि राजनीतिक दलों की, मतलब गैर विरोधी, गैर भाजपाई जो विचार वाले जो लोग हैं, उनकी अपेक्षा ये है कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए और सारे के सारे मिलकर बीजेपी के साथ लड़ें। और ये कहना कि अगर सब मिलकर लड़ें तो बीजेपी की जो है वो सीट की संख्या जो है, सीटों की संख्या 100 के नीचे आ जाएगी, ये बहुत इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं है। ये वैसे ही कैलकुलेशन है जैसे कोई कहे कि भाई ये टीम अगर 100 रन बनाती है और आप 101 रन बनाएंगे तो आप मैच जीत जाएंगे। ये कोई बहुत कोई गूढ़ बात नहीं बताई गई है। या ये कहा जाए कि अगर आपके विपक्षी ने 100 रन बनाए हैं और आप अगर उनको 99 पर आउट कर देते हैं तो आप जीत जाएंगे, ये कहने को बड़ा आसान है। अब आशंकाएं जो हैं वो इसी प्रश्न से आशंकाएं भी हमारे सामने हैं। नंबर 1, नीतीश बाबू ने बोल दिया कि हम सब इंतजार कर रहे हैं, केवल आप इंतजार नहीं करें, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप लोग कब एक होएं। लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, आपका प्रांतवाद, क्या ये कांग्रेस के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उसकी व्यापक सोच के साथ चलेगा या नहीं चलेगा? अभी ही कम से कम अगर हम बहुत गहराई से पूरे देश के नक्शे को सामने रख के देखें तो कम से कम 3 या 4 या 5 जो है ऐसे दावेदार आ जाएंगे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री अगर वो बने या ना बने, वो अपना खेल खेले या ना खेले, दूसरे का खेल बिगाड़ने के स्तर तक भी वो जा सकते हैं। ये हमने इतिहास में देखा है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि देश में सत्ता पक्ष ने अगर अपनी साख खोई है तो भारत में विपक्षी दलों ने भी अपनी साख खोई है और इस साख को बनाना विपक्ष के लिए बहुत बहुत कठिन है जब तक आप ये नहीं साबित करेंगे। अब आप देखिए आपातकाल में क्या हुआ था। आपातकाल में तो लोग, कई दलों ने अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी खत्म कर दी थी। जब जनता पार्टी बनी तो लोगों ने अपने पार्टी का जो अस्तित्व था उसमें विलीन कर दिया था। आज की स्थिति में क्या ऐसे लोग हैं जो कहें कि ठीक है, हम इसमें बहुत सारे दल ऐसे हैं जो कांग्रेस से टूट के अलग हुए हैं, पहले वही करके दिखा दें, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब कांग्रेस से निकले दल हैं, बहुत सारे हैं।
मैं उस दिन देख रहा था कम से कम 50-60 ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। तो पहले वो तो इस लेवल तक अगर जाने के लिए तैयार हैं तो मोदी को हराया जा सकता है। दूसरा, आप आप लोगों को, वोटरों को एजुकेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये कर रहे हैं कि अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग पूरे भारत में ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरे राज्य में चाहे फला पार्टी जीते लेकिन केंद्र में मुझे बीजेपी सरकार चाहिए। ये बिल्कुल सच्चाई है और बहुत सारे राज्यों में लोग ऐसे फैले हुए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो ठीक है, हम विपक्ष को जिता देंगे लेकिन केंद्र में हमको चाहिए। आप उनके लिए क्या, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? आपने उनको एजुकेट करने की कोई कोशिश नहीं की कि भाई वहां पर केंद्र में इसको हराना ज्यादा आवश्यक है बीजेपी को। तभी कहीं जो है संघवाद जो है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो तभी बचा रह सकेगा जब आप उसको हराएंगे, क्योंकि बीजेपी जो है उसने ही आपके राज्य के खिलाफ जितनी बड़ी सारी चीजें की हैं वो सब केंद्र से ही बह के आई हैं, वहां से उतर कर आई हैं। इसलिए आपके राज्यों को बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, गैर भाजपाई राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। और तीसरा, सबसे पहले तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आपको लाना पड़ेगा। ये नहीं आप इंतजार कर सकते कि पहले हम जीत जाएं उसके बाद हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जहां पे आप लड़ सकते हैं, आज भी एक साथ लड़ सकते हैं, तो लोगों को थोड़ा विश्वास होगा कि हाँ ये जो दल है ये मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो जन सरोकार के मुद्दे हैं, मनरेगा की स्थिति, मनरेगा में देखिए कितना बड़ा बजट की कटौती कर दी गई। गर्मियां अभी आने वाली है, लोगों के पास रोजगार खत्म होंगे, बहुत सारे राज्यों में रोजगार की समस्या होने वाली है, ग्रामीण रोजगार की समस्या होने वाली है। शहरों में आप क्या हालत है आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और करोड़ों लोगों ने अपना जॉब का सर्च ही खत्म कर दिया है। तो आपको एक सबसे पहले आपको एक ऐसा प्रोग्राम लेके जनता के बीच उतरना पड़ेगा। राहुल गांधी सड़क पे हैं, अब वो दूसरी पार्ट 2 भी निकलेगा, लेकिन उस 2 पार्ट के साथ कौन कौन जाता है कौन कौन नहीं जाता ये देखना पड़ेगा। मैंने एक बात और कही थी राजीव जी पिछले इसमें कि 26 जनवरी या 30 जनवरी को जब भी राहुल गांधी श्रीनगर में झंडा फहराएंगे वहां पर कौन कौन होगा, इससे पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं। और आज हमारे सामने स्पष्ट है, इतनी बड़ी यात्रा एक व्यक्ति ने की, 4000 किलोमीटर वो चले और वहां पर जो श्रीनगर में कितने विपक्षी दल साथ थे, मॉरल सपोर्ट देने के लिए भी कोई वहां पर नहीं था, बहुत गिने चुने लोग थे। तो आप ये असलियत है, इस असलियत को भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा और इस अपनी साख बनाना, अपनी विश्वसनीयता बनाना और लोगों के सामने एक संयुक्त और मजबूत चेहरे के साथ जाना जो है ये कांग्रेस का काम अब नहीं है। कांग्रेस ने अपना काम कर लिया, अब उन विपक्षी दलों का काम है जो विपक्षी एकता की बात को बड़े जोर शोर से कह रहे हैं। राजीव जी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जब ये यात्रा समाप्त हुई थी, जो विजुअल आप देख रहे हैं हम दोनों के बीच में स्क्रीन पर, यानी श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में